आपका स्वागत है जीएस विज़न में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंदर सिंह। क्वेश्चन नंबर 52 से 100 तक कुछ क्वेश्चंस उत्तराखंड से हैं, कुछ क्वेश्चंस एग्रीकल्चर के हैं और एनिमल हस्बेंड्री के हैं और इन्वायरमेंट साइंस के हैं और करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। ये आपका प्योर पेपर पैटर्न बना है। आगे आपके जितने पेपर भी होंगे वो ऑनलाइन होंगे और ऑनलाइन प्योर पेपर पैटर्न पे होंगे। आप घबराइए नहीं, प्रैक्टिस करते जाएं। लॉकडाउन खुलते ही सबसे पहले वनदरोगा वालों की बारी है पेपर की, तो पहले से प्रिपेयर रहिए, समय का इंतजार बहुत अधिक मत कीजिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 52, आलू का कृष्णकांत रोग यानी कि ब्लैक हार्ट किसकी कमी से होता है? ऑक्सीजन की कमी से होता है। देखिए, जब कभी आलू का भंडारण करते हैं ना, यानी कि आलू को स्टॉक करते हैं, तो अगर वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो ध्यान रखिए उसकी वजह से ब्लैक हार्ट रोग होता है और जो आलू है अंदर से काला पड़ जाता है। दूसरी एक और बात ध्यान रखिए कि जब आलू का भंडारण करेंगे ना आप, तो आलू का भंडारण करते समय आलू जहाँ पर रख रहे हैं वहाँ का तापमान जो है वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान आलू भंडारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगला जो प्रश्न है, सरसों के तेल में सत्यानाशी यानी कि आर्जिमोन के बीज तेल की मिलावट से कौन सा रोग होता है? तो ध्यान रखिए ये एपिडेमिक ड्रॉप्सी रोग होता है, एपिडेमिक ड्रॉप्सी रोग। और एक और बात ध्यान रखिए कि सरसों के तेल में जो तीव्र गंध आती है ना, तीव्र गंध, उसका कारण होता है आइसोथियोसाइनेट। आइसोथियोसाइनेट की वजह से ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, बोनी प्रजाति या बोनी किसकी प्रजाति है? देखिए, हर फसल की अपनी बोनी प्रजाति होती है और बोनी प्रजाति क्या होता है कि जिस पौधे की ऊंचाई कम होती है उसको बोनी प्रजाति बोलते हैं। लेकिन टमाटर में एक प्रजाति है जिसका नाम ही बोनी है, तो बोनी जो प्रजाति किसकी हो जाएगी? आपकी टमाटर की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 55, मटर में मार्श रोग का कारण क्या होता है? मटर में मार्श रोग का कारण होता है मैग्नीज की कमी, जिसकी वजह से मटर की फलियां और दाने थोड़े काले पड़ जाते हैं। मैग्नीज की कमी से ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा स्थान जहां पर कभी बारिश नहीं होती है? तो अटाकामा डेजर्ट, ऑप्शन सी है। अटाकामा डेजर्ट है जहां कभी बारिश नहीं होती है। चूंकि अटाकामा डेजर्ट समुद्र से बहुत दूरी पर नहीं है, समुद्र किनारे ही है, लेकिन जो है अटाकामा डेजर्ट वो एंडीज पर्वत के वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है और हवाएं वहाँ पर मरुस्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, जिस कारण यहाँ पर बारिश नहीं होती है। अटाकामा डेजर्ट को विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कहते हैं। अटाकामा डेजर्ट में एक पॉइंट है अरिका, अरिका को विश्व का सबसे शुष्कतम बिंदु, ड्राइएस्ट पॉइंट कहते हैं। अटाकामा डेजर्ट विश्व में तांबे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तांबे के सर्वाधिक भंडार अटाकामा डेजर्ट में आपको मिलेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय लाख शोध संस्थान कहाँ पर है? भारतीय लाख शोध संस्थान ये रांची में है, रांची यानी कि झारखंड में है। पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? ये बहुत बड़ा सवाल बना है। लाइकोपिन की वजह से लाल होता है, लाइकोपिन। एक और बात ध्यान रखिए, टमाटर का रंग लाल लाइकोपिन की वजह से होता है, लेकिन सबसे बढ़िया लाइकोपिन बनता है 21 से 23, 21 टू 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। 21 से 23 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लाइकोपिन अच्छा बनता है। अगर तापमान बढ़ता जाएगा तो ध्यान रखिए लाइकोपिन तब भी नहीं बनेगा। अगर तापमान कम होगा 20 से, लाइकोपिन तब भी बनने में समस्या करेगा। अगर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो लाइकोपिन बनना ही रुक जाता है। तो यानी कि टमाटर में लाइकोपिन बनना किस तापमान के बाद रुकेगा? तो 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बाद रुक जाएगा। टमाटर का रंग कई बार पीला हो जाता है। टमाटर का रंग पीला होने के पीछे कारण होता है कैरोटीन, कैरोटीन इसके पीछे मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर अगला 59, निम्नलिखित में से फलों का मीठा स्वाद किसके कारण से होता है? फैक्ट्रोज के कारण होता है। आप सभी को पता है कि फैक्ट्रोज के कारण इसका स्वाद मीठा है।
भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस विधि से करते हैं? तो कुआं और नलकूप से करते हैं। कुआं और नलकूप सर्वाधिक सिंचाई का साधन यही है। उत्तर के मैदानी क्षेत्र में अधिक सिंचाई इसी से होती है, तो मैक्सिमम जो है कुआं और नलकूप हो जाएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आर्टिजन वेल यानी कि पाताल तोड़ कुएं क्या होते हैं। और एक और कमेंट कीजिए कि ड्रिप सिंचाई क्या होती है और ड्रिप सिंचाई की शुरुआत किस देश से होती है। क्वेश्चन नंबर 61, दूध में अम्लता प्रतिशत होती है। तो दूध में अम्लता प्रतिशत होती है 0.12 से 0.18% तक, 0.12 से 0.18 तक होती है, जबकि जो खीस होती है ना, खीस में इससे अधिक होती है। दूध का पीएच मान 6.4 से 6.7 तक होता है, ध्यान रखिए 6.4 टू 6.7। इनमें से कौन सा रोग है जो जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है हैजा। ये हैजा जो होता है ये दूषित पानी से होता है। क्वेश्चन नंबर 63, तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। आप सभी जानते हैं कि तंबाकू में निकोटीन होता है। और जो देशी तंबाकू होता है, जो भारतीय देशी तंबाकू है, इसमें निकोटीन की मात्रा 0.5% से 5% यानी कि 5% तक है, यानी कि 0.5% टू 5% तक निकोटीन की मात्रा होती है। जो कैफीन है, कैफीन ब्लैक टी, ग्रीन टी, कोला, जो कोला सॉफ्ट ड्रिंक है, कोकोआ है, इनमें आपको जो है वो कैफीन मिलेगा। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो देसी तंबाकू है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से विटामिन सी सर्वाधिक कहाँ मिलता है? तो आंवला में मिलता है, ध्यान रखिए आंवला में सर्वाधिक विटामिन सी मिलेगा, जबकि सर्वाधिक विटामिन ए आपको आम यानी कि मैंगो में मिलता है। बंची टॉप रोग किस फसल से संबंधित है? तो बंची टॉप रोग जो होता है वो केला में होता है, केला। तो इसके जो पत्तियां हैं वो हल्का सड़ने लग जाती हैं, तो इसे बंची टॉप रोग बोलते हैं, बहुत फेमस है। अगला है, कौन सी गैस हवा को सर्वाधिक प्रदूषित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण में सबसे बड़ा रोल इसी का है। सर्वाधिक हवा को प्रदूषित कार्बन मोनोऑक्साइड ही करती है, ऑप्शन बी। अधिकांश विद्यार्थी कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा रोल जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में है। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा रोल कार्बन डाइऑक्साइड का है, लेकिन प्रदूषण में सबसे बड़ा रोल जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सबसे बड़ा स्रोत है अर्ध जले हुए पदार्थ, जैसे कि कोयला, लकड़ी। जब हम घर में जलाते हैं तो धुआं निकलता है ना, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ये गैस आपकी बॉडी में जाती है, आपके हीमोग्लोबिन को इफेक्ट करती है, इसकी वजह से दम घुटता है, इसलिए इसको दम घोटू गैस भी कहते हैं। चाय में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? चाय में पाया जाने वाला जो एल्केलाइड है उसको बोलते हैं कैफीन। कैफीन चाय में एल्केलाइड पाया जाता है, अभी हमने इसकी बात भी की थी। और चाय जो है वो चाय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भूमि कौन सी है? तो चाय के लिए उपयुक्त भूमि पहाड़ी भूमि है, पहाड़ी ढाल वाली भूमि है। ढाल यानी कि स्लोप, यानी कि पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। विश्व में सबसे बड़ा कृषि निर्यातक देश कौन सा है? अमेरिका है, ये बहुत पूछा गया है। सर्वाधिक कृषि उत्पादों का निर्यात जो है वो अमेरिका करता है। ब्लू बॉक्स का संबंध किससे है? ब्लू बॉक्स का संबंध कृषि सब्सिडी से है, एग्रीकल्चर सब्सिडी। ये एक प्लान है जो WTO एग्रीमेंट के अंतर्गत कार्य कर रहा है। अगला है, पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1974 5 जून को मनाया गया था, 5 जून 1974, क्योंकि 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था और इसी सम्मेलन में फैसला हुआ था कि 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पे आइए। ब्रोकली का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ब्रोकली का वानस्पतिक नाम जो है वो है बी ओलेरेसिया वॉर इटालिका। इसका वानस्पतिक नाम यह है। आप सभी को पता कि ब्रोकली लाइक का गोभी की तरह होता है, तो इसको जो हार्ट पेशेंट्स हैं अधिकतर लोग इसको खाते हैं, काफ़ी रोगों का निदान करती है ब्रोकली। इनमें से ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत आप सभी को पता है, बहुत सवाल बन चुका है ये, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। और ओजोन
परत की मोटाई को डॉप्सन में नापते हैं। आजकल ओजोन परत चर्चा में है, क्योंकि जब से कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ बंद हुआ है तब से ओजोन की मोटाई धीरे धीरे बढ़ रही है। रैंचिंग पद्धति किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से। ये कृषि की पद्धति है, ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो भारत में मिश्रित खेती यानी कि मिक्स फार्मिंग अपनाई जाती है। मिक्स फार्मिंग क्या होता है? जब आप अपने फार्म हाउस में यानी कि खेतों में खेती के साथ साथ अन्य काम भी करते हैं, जैसे मछली पालन, जैसे पशुपालन, जैसे मुर्गी पालन वगैरह वगैरह। इसके बाद वानस्पतिक दृष्टिकोण से केले का फल कहलाता है। तो केले का फल जो है बेरी फल है, बेरी यानी कि सरस फल। बेरी फल क्या होता है? जहाँ जहाँ जिसमें एक से अधिक बीज होते हैं, एक से अधिक बीज होते हैं, और ये बीज जो हैं वो फल के गूदे में बिखरे हुए होते हैं, फल के गूदे में बिखरे होते हैं। तो जो केला है वो बेरी यानी कि सरस फल है। अगला है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो गोपाल रत्न पुरस्कार सम्मिलित नहीं है। गोपाल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 2015 में दिव्या रेड्डी अलोला के नाम पर हुई थी, तो ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। विश्व रक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्त दिवस 14 जून को मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत 2004 से 2004 से हुई थी। इंडियन मस्टर्ड यानी कि भारतीय सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इंडियन जो मस्टर्ड है इसका वानस्पतिक नाम है बेसिका जुन्सिया। बेसिका जुन्सिया इसका वानस्पतिक नाम है। एक और ध्यान रखना, भारत में एक और है बेसिका नाइग्रा। बेसिका नाइग्रा को बनारसी राई भी कहते हैं, और बनारसी राई का प्रयोग जो होता है वो मसालों में होता है। किस राज्य के ने जैक फ्रूट को आधिकारिक राज्य फल घोषित किया है? अब देखिए, कुछ लोग हिंदी मीडियम वाले कि जैक फ्रूट क्या होता है। अरे यार, आप इतने नाजुक तो मत बनो कि आपको फलों के नाम इंग्लिश में भी नहीं पता, और पेपर देने जा रहे हैं वन दुर्गा पशुधन प्रसार अधिकारी। आपको सारे वर्ड इंग्लिश में पता होने चाहिए, इस बात को समझ लीजिए आप। मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर ना इंग्लिश ही यूज़ होती है। देखिए यहाँ पर मुझे पता है कि कटहल बोलते हैं इसको, लेकिन मैंने वहाँ जैक फ्रूट लिख दिया। आपको जैक फ्रूट इंग्लिश वालों को अगर कटहल नाम नहीं पता ना तो चलेगा, लेकिन हिंदी वालों को पता होना चाहिए कि कटहल का इंग्लिश नाम क्या है। तो कटहल का जो राज्यफल घोषित किया है वो केरला ने किया है। इसके बाद विच टाइप ऑफ एन फर्टिलाइजेशन इज सुटेबल फॉर द वाटर लॉग्ड? तो अमोनियम सल्फेट मैंने क्लास में पढ़ाया भी था आपको। जो जल भराव युक्त मिट्टी होती है वहाँ पर अमोनियम सल्फेट नाइट्रोजन उर्वरक उपयुक्त होता है। इसके बाद जुगाली करने वाले पशुओं का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है पेट का? तो रूमेन होता है, RUMN रूमेन होता है सबसे बड़ा हिस्सा इनका, जो जुगाली करने वाले पशु हैं इनका। अगला है केसीन के रूप में कुल दूध प्रोटीन कितना होता है? तो 80 से 83, 80 से 83% तक होता है। ऑप्शन डी आ जाएगा। अगला है गैलाक्टोपोसिस क्या है? ये देखिए, ये क्या होता है कि इसका मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन, ये प्रोसेस होता है मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन, यानी कि दूध निकालने का रख रखाव, दूध निकालने का रख रखाव होता है। अगला है बधियाकरण किस आयु में होता है? जो बकरे में होता है, तो बकरे में बधियाकरण होता है 2 से 4 हफ्ते की आयु में। तो बधियाकरण क्या होता है? बधियाकरण मतलब जो नर है, नर को जो नर के अंडाणु होते हैं ना, ओवम, ओवम में ब्लड सप्लाई को रोक देना। ओवम में ब्लड सप्लाई से ओवम जो है वो डेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो नर है ये इसमें प्रजनन शक्ति जो है वो समाप्त हो जाएगी। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करते हैं अच्छा मीट प्राप्त करने के लिए। तो बधियाकरण के तरीके क्या क्या हैं, मैं आपको एक बार जरूर इस पर वीडियो बना के बताऊँगा। अगला है दुनिया का सबसे बड़ा जो अंडा उत्पादन मुर्गी है वो कौन सी है? सवाल मैंने पहले भी दिया था आपको, लेगहॉर्न है। ऑप्शन बी, ये पहले भी दे चुका हूँ। दुनिया की सबसे लोकप्रिय ऊन नस्ल, ये पहले भी दे चुका हूँ, क्वेश्चन रिपीट कराया मैंने, मेरिनो है। ऑप्शन डी, ये मेरिनो होगा। उसके बाद मारेक्स डिजीज़ कहाँ होती है? तो मारेक्स डिजीज़ आपकी जो होती है ये पोल्ट्री फार्म में होती है, यानी कि मुर्गी पालन में होती है, पोल्ट्री फार्म। तो इसमें मुर्गी जो होता है उसके चोंच या पंखों में क्या होता है कि मतलब एक स्किन प्रॉब्लम सी हो जाती है। अगला है अंडे का पीला रंग किसके कारण होता है? तो अंडे का पीला का जो रंग होता है वो ज़ैंथोफिल के कारण होता है।
ऑप्शन डी। अगला है कि पनीर में न्यूनतम नमी कितनी होती है, तो 70% तक नमी होती है प्योर पनीर में, ध्यान रखिए। अगला है सबसे कम भार वाली बकरी कौन सी है, टोंगनबर्ग। डी टोंगनबर्ग सबसे कम भार वाली बकरी है, स्विट्जरलैंड। पहली बार क्लोन द्वारा बनाई गई भेड़ कौन सी है, तो डॉली है। डॉली पहली बार क्लोन द्वारा बनाई गई भेड़ है, 1996, स्कॉटलैंड, जिसकी मृत्यु 2003 में हो गई थी। मुझे उन डॉक्टर्स का नाम बताइए जिनका इसमें बहुत बड़ा रोल रहा था। अगला है जूम वीडियो ऐप के विकल्प के रूप में किस कंपनी ने मैसेंजर रूम्स शुरू किया है, तो ये शुरू किया है आपका फेसबुक ने। तो फेसबुक ने इसको शुरू किया है। और एक बात और ध्यान रखिए आप लोग कि जो जूम वीडियो ऐप है, ये सब एप्लीकेशन कब आई हैं, ये ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की वर्तमान में एप्लीकेशन आ रही हैं। क्योंकि अब मैं आपको एक बात बताऊं तो देखिए, चाहे वो 1964-65 में भारत में आई मंदी थी, चाहे वो 1991 की आई मंदी थी, चाहे भारत में कोई भी बीमारी महामारी हो, भारत में विश्व में जब कोई बड़ी बीमारी महामारी आती है, उसके बाद मंदी आती है, तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद अर्थव्यवस्था की आधारभूत चीज़ें बदल जाती हैं। आधारभूत चीज़ें बदलने का मतलब है कि बहुत कुछ बदल जाता है। जैसे देखिए, अब आप लोग मास्क यूज़ करते हैं ना, तो अब आप मास्क ना, अभी कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप मास्क 2 साल तक उतारेंगे नहीं। अभी सैनिटाइजर का प्रॉपर प्रयोग करेंगे आप लोग। कोई छींक मारेगा तो आप उसको टोक दिया करेंगे, मुंह पे आप कुछ ना कुछ बांध के रखा करेंगे, सब्जियां दूध धो के खाया करेंगे। वैसे ही क्या होता हुआ कि वैसे एजुकेशन का डिजिटलाइजेशन हो गया। इसीलिए हम भी आपके संग ऑनलाइन जुड़ गए हैं, क्योंकि अगला ज़माना डिजिटल एजुकेशन का ही है। इस बात को समझिए आप। तो इसी के लिए एप्लीकेशंस आ रही हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो श्रमिक दिवस के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, वो घटना है हे मार्केट अफेयर या हे मार्केट स्क्वायर न्यूयॉर्क की, जहाँ पर मजदूरों पे गोलियां चलाई गई थी 1886 में। दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर की आत्मकथा का नाम क्या है, खुल्लम खुल्ला है जी। खुल्लम खुल्ला इनकी आत्मकथा का नाम है। जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनकी मृत्यु कितनी आयु में हुई थी, किस एज में इनकी डेथ हुई है। अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हुआ, किस बीमारी से पीड़ित थे वो, कैंसर की। तो ध्यान रखिए, न्यूरो एडोक्राइन ट्यूमर, तो इस बीमारी से ये पीड़ित थे। अगला है सिपरी की अप्रैल 2020 की एक रिपोर्ट में सैन्य खर्चों के मामले में भारत का स्थान कौन सा है, तीसरा आ गया जी भारत का स्थान। सिपरी क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिसर्च, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। ये जो है ये चेक करता है कि कौन सा देश कितना हथियार बना रहा है, कितना नहीं कर रहा। तो भारत तीसरे नंबर पे आ चुका है इसमें। अप्रैल 2020 में किस देश ने सजा के रूप में फ्लेमिंग को समाप्त किया है, तो फ्लेमिंग को समाप्त किया है सऊदी अरब। सॉरी, फ्लेमिंग नहीं है ये फ्लोगिंग है, फ्लोगिंग। इसको करेक्शन कर लेना, ये फ्लोगिंग है ना। फ्लोगिंग को समाप्त किया है सऊदी अरब ने। फ्लोगिंग क्या था, कोड़े मारने की सज़ा, कोड़े मारने की एक सज़ा थी। तो मानवाधिकार उल्लंघन के दायरे में ये इसको लाया गया और इसे अभी समाप्त किया गया है। सुमेलित करें, पर्वत क्षेत्रीय गांव से लगी भूमि घरिया, बिल्कुल सही है, उत्तराखंड में यही बोलते हैं। गांव के बीच की भूमि को बिचौलिया बोलते हैं। वनों से लगी भूमि को बुनिया बोलते हैं। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी हमारा आंसर आएगा। मत्स्य नीति लागू करने वाला पहला देश कौन सा है, पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड, आप सभी को पता ही है। देहरादून में अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन कहाँ होता है, तो अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन जो होता है वो श्यामपुर, यानी कि ऑप्शन बी, श्यामपुर में होता है। तो जी ये था आपका नए पैटर्न पे पेपर। तो आप लोगों को जो कमेंट करने के लिए बोले हैं उन कमेंट्स को कीजिए। अब अगला पेपर ऑनलाइन होगा, मैं आपको सभी को व्हाट्सअप कर दूंगा कि पेपर अगला ऑनलाइन कब है। सभी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं और लॉकडाउन 3.0 का पालन भी अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए साइंस का एनालिसिस शुरू करते हैं। ये हमारे पास है पहला क्वेश्चन, जल का त्रिक बिंदु किसे कहते हैं, यानी वाटर का ट्रिपल पॉइंट किसे कहते हैं।
तो देखिए ट्रिपल पॉइंट यानी वाटर को वैसे देखा जाए तो पानी की 4 अवस्था होती है, ठीक है? एक क्या होती है सॉलिड, एक क्या होती है गैस, एक क्या होती है लिक्विड और एक होती है प्लाज़्मा अवस्था भी होती है। परंतु जो यहाँ ट्रिपल पॉइंट की बात की गई है, उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस यानी क्या ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था को लिया गया है। तो इसके आधार पर जो ट्रिपल पॉइंट है, यानी जिस बिंदु पर बर्फ, जल तथा जलवाष्प तीनों ही तापीय संतुलन में रहते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? ट्रिपल पॉइंट बोला जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो एक यहाँ पर ग्राफ बनाया गया है, वो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच बनाया गया है और यहाँ एक ये पॉइंट देखिए जहाँ प्रेशर कितना है 510.2 किलो पास्कल और टेम्परेचर 216.8 केल्विन है। तो इस पॉइंट पर देखते हैं कि इस पॉइंट पर जो क्या है सॉलिड की भी सीमा लगती है और गैस की भी सीमा लगती है और लिक्विड की भी सीमा लगती है। तो जो ये कॉमन पॉइंट है तीनों में, ये कहलाता है ट्रिपल पॉइंट। परंतु प्यारे बच्चों, एक चीज़ का ध्यान रखना, एक चौथी अवस्था भी होती है, उसे बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। परंतु यहाँ 3 अवस्थाओं के बारे में बात की गई है। ठीक है? चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। घन कोण का मात्रक यानी यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल यानी सॉलिड एंगल जो है उसकी यूनिट क्या है? तो उसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन होती है। जैसे कि आप पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, जो क्या सॉलिड को काट करके यानी एक ठोस को या घन को काट करके उसके अंदर जो एंगल दिखाया गया है 3D के अंदर है, वो किसमें मेज़र किया जाएगा? वो स्टेरेडियन के अंदर मेज़र किया जाता है। बात रही रेडियन की, तो रेडियन को कैसे? रेडियन को जिस प्रकार से हम सर्कल के अंदर मेज़र करते हैं, उस प्रकार से क्या है? वो हमारे पास रेडियन के रूप में आएगा। मोल यूनिट किसकी है? मोल जो यूनिट है, वो है द्रव्यमान की। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ए। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थर्ड। ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी की पुराना मात्रक क्या है? बड़े ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, जल्दबाजी नहीं करनी है। जानबूझकर इस क्वेश्चन को इस रूप में लिखा गया है। यहाँ पर इसका पुरानी यूनिट यानी ओल्ड यूनिट पूछी गई है। तो इसकी ओल्ड यूनिट है बी ऑप्शन, कैंडल शक्ति। कैंडला शक्ति जो है ये इसकी क्या है? बी ऑप्शन इसका आंसर है। परंतु प्यारे बच्चों, अब अगर इसकी यूनिट पूछी जाए तो वो यूनिट है इसकी कैंडेला। ये कैंडेला लिख रखा है, कैंडेला होती है इसकी। तो पुरानी यूनिट क्या है? कैंडल। क्या है? शक्ति यानी बी ऑप्शन है और नई यूनिट क्या है? कैंडेला है। तो थर्ड का आंसर क्या होगा? बी होगा। फोर्थ क्वेश्चन, एक रेडियन बराबर। अब देखिए हम क्या स्ट्रेडियन पढ़ के आ चुके हैं, वहाँ रेडियन के बारे में थोड़ी सी बात की, अब हम रेडियन के बारे में बात करते हैं। रेडियन बराबर है, तो प्यारे बच्चों रेडियन किसके बराबर है? तो ये जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं कि यहाँ एक सर्कल है और सर्कल की एक रेडियस है। तो जो रेडियस है, तो अब क्या है? अब देखिए जितनी लेंथ की रेडियस है इस सर्कल की, उतना ही कर्व, उतनी ही लेंथ क्या कर्व किया? वक्र की हो। यानी जो यहाँ डायग्राम में हमें 2 रेडियस दिखाई दे रही है और ऊपर एक कर्व दिखाई दे रहा है, तो इस कर्व की भी जो लंबाई है वो इन रेडियस के इक्वल है। ये इक्वल होनी चाहिए। अब ऐसा होने से जब इन 2 रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है, इस एंगल को रेडियन बोलते हैं और यह 57.3 डिग्री होता है। 57.3 डिग्री होता है। तो इसको थोड़ा सा अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। तो फोर्थ का आंसर है सी। अब फिफ्थ, एक पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर्स। अब देखिए प्यारे बच्चों, पहले तो फिफ्थ का आंसर सी है। अब कुछ बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होगी कि सर इसका आंसर तो फर्स्ट होना चाहिए या सेकंड होना चाहिए। नहीं प्यारे बच्चों, अब आपको मैं एक एक बात क्लियर कर देता हूँ। हमने पुराने एक या दो पेपर पहले यानी 21 या 22 में से किसी एक पेपर के अंदर लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ हमने पढ़ा था कि एक लाइट ईयर यानी लाइट के द्वारा एक वर्ष में, एक ईयर में ट्रेवल की गई दूरी बराबर क्या होता है? 1 लाइट ईयर होता है। उसकी वैल्यू कितनी थी? 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। तो पारसेक भी क्या है? दूरी को, डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट है, परंतु लाइट ईयर से बड़ी है। और कितने लाइट ईयर के बराबर है? 3.26 लाइट ईयर के बराबर है। उस क्वेश्चन के अंदर, उस पेपर के अंदर है, मेरे एक प्यारे विद्यार्थी ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया था। मैंने पूछा था 1 पारसेक इज इक्वल टू कितने लाइट ईयर होते हैं? सिर्फ एक बच्चे ने जवाब दिया था कमेंट में, 3.26 लाइट ईयर होते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर ये पूछे एक पारसेक बराबर कितने लाइट ईयर होते हैं, तो 3.26 लाइट ईयर होते हैं। और अगर ये पूछे कि वैल्यू के रूप में पूछे कितनी है, तो 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर है। कैलकुलेशन के आधार पर लिया जाती है। तो फिफ्थ का आंसर क्या है? सी है। अब सिक्स्थ है, एक मोल इज इक्वल टू क्या है? जो द्रव्यमान, जो हमने मास की यूनिट क्या है? मोल है। तो वो किसके इक्वल है? तो सिक्स का आंसर है ए, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब ये क्या है? अब देखिए प्यारे बच्चों, जो पदार्थ, कोई भी पदार्थ होता है, कोई मैटर होता है, उसकी वह मात्रा, देखो कोई भी पदार्थ है ना, जो कि हम कहते हैं एक मोल किसके बराबर है, या कोई भी यूनिट मेजर करते हैं तो क्या है, उनको जो मेजर किया जाता है तो लाइट के रूप में किया जाता है। या द्रव्यमान को कैसे किया गया कि मान लो कोई एक पदार्थ है, उसकी इतनी मात्रा ले ली जिसके अंदर परमाणु और अणु जैसे जो है इनकी संख्या क्या है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 है उसके अंदर। अगर ऐसी बात समझ नहीं आई तो देखो क्या है। एक गिलास हमने पानी ले लिया,
उस गिलास के अंदर अगर हम देखें, उस गिलास को मेज़र करना चाहें, 1 किलो की गिलास है मान लो या 1 लीटर की गिलास है, उसमें देखिए कितनी इक्वल साइज़ की ड्रॉप आ रही है। तो हम कह देंगे 50 क्या है 500 ड्रॉप से क्या है मेरे पास इसका ये क्या है 1 लीटर बन चुका है। तो अगर ऐसे करेंगे वाटर में फिर अलग हो जाएगी, हर किसी की अलग हो जाएगी। तो इसी प्रकार है, कोई भी पदार्थ है उसके अंदर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 नंबर्स यानी इतनी संख्या के उसमें परमाणु या अणु पाए जाते हैं, तो उसे क्या है 1 मोल की को रखा जाता है। इसका एक दूसरा नाम भी है, वो आप बताएँगे कमेंट बॉक्स में। इसे क्या कहते हैं 6.023 टू 10 की पावर 23 जो ये वैल्यू है इसका दूसरा नाम एक और भी है, साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएँगे। 6 का है ए। आगे एक गेंद को क्षैतिज हॉरिजॉन्टली से कितने कोण एंगल पर फेंका जाए कि अधिकतम क्षैतिज हॉरिजॉन्टल दूरी तय कर सके। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो भाला फेंक वगैरह वाले जो एथलीट्स होते हैं, ये क्या करते हैं 45 डिग्री के एंगल पर अगर भाले को फेंकते हैं, तो वो अधिक से अधिक दूरी पर जाकर के गिरेगा। और अगर इसी भाले को अगर क्या है सबसे दूरी दूरी ना मेजर करके ऊंचाई मेजर करनी हो किसी भी चीज़ की या किसी गेंद की, भाले की, ठीक है, तो उसको क्या किया जाए 90 डिग्री के एंगल पे फेंका जाए, तो वो उतना ही ज़्यादा ऊंचा जाएगा। परंतु हमें क्या ज्ञात करना है, दूर डिस्टेंस अपने पॉइंट से कितना दूर जाएगा। तो 45 डिग्री के एंगल पर अगर फेंका जाएगा तो सबसे ज़्यादा दूरी पर जाकर के गिरेगा, जो कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो 7th का है सी। आगे हमारे पास 8th, किसी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, जो मैक्सिमम चाल है वो क्या है, कोई भी वस्तु की कोई भी मैक्सिमम चाल हो सकती है, वो जो हो सकती है तो वो लाइट की स्पीड के इक्वल हो सकती है, यानी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड तक हो सकती है। 8 का आंसर है डी। एक परमाणु न्यूक्लियर में उसके न्यूक्लियस में उसके नाभिक की त्रिज्या रेडियस ऑफ न्यूक्लियर है कितनी होगी। तो इसमें क्या करेक्शन कर लीजिए, यहाँ क्या है इन सब में से कोई आंसर नहीं बन रहा है, एक्चुअल में टाइपिंग में मिस्टेक है। सी ऑप्शन को करेक्ट करके लिख लीजिए 10 की पावर -10 मीटर से 10 की पावर -14 मीटर। देखिए इनमें से कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है, अलग से लिखवा रहा हूँ, या सी में करेक्शन कर लीजिए 10 की पावर -10 मीटर से 10 की पावर -14 मीटर, ये इसका आंसर रहेगा 9th का। 10th, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर ऑसिलेशन या उनका आवर्तकाल या टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक दिन हमने पेंडुलम के बारे में और भी पढ़ा था, तो मैंने आपको क्या है टाइम पीरियड फाइंड करने का फॉर्मूला बताया था। वो था 2 पाई इंटू में क्या था एल अपॉन जी का होल ब्रैकेट, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या है जो टाइम पीरियड होता है ऑसिलेशन का, ठीक है, ये किसके ये होता है, या तो रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ लेंथ, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ क्या है ग्रेविटी या ग्रेविटेशन। तो अगर लेंथ बढ़ती है तो टाइम काल भी क्या करेगा बढ़ेगा, और अगर ग्रेविटी बढ़ती है तो टाइम काल घटेगा। यानी ग्रेविटी और टाइम पीरियड जो है इनका क्या उल्टा रिलेशन है, और लेंथ के साथ इसका सीधा रिलेशन है। जैसे कि देखिए, अब हम देख रहे हैं डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ एक साइड में लड़की बैठी हुई है, तो कोई भी वस्तु होती है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। हल्का सा बताता हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। वो ऐसा बिंदु यानी एक ऐसा पॉइंट जहां से क्या है पूरी की पूरी बॉडी को संतुलन किया जाता है। रफली डेफिनेशन बताइए मैंने आपको आसान भाषा में सीधी सी। तो क्या है जब ये लड़की बैठी है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो सीजी लिखा है, ये इस बिंदु पर है। तो लंबाई देखिए टोटल कितनी है, कुछ आपको दिख रही हो नजर आ रही लेंथ कितनी है। दूसरे में जब ये लड़की खड़ी होती है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी क्या शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ। तो ऊपर से इसकी लंबाई देखेंगे तो लेंथ क्या हो गई कम हो गई, दूरी क्या हो गई इस पॉइंट से जिस पॉइंट से झूला जुड़ा हुआ है उससे क्या हो गई कम हो गई। तो अगर अब लेंथ कम हुई है तो ये तो इसका मतलब टाइम पीरियड भी क्या हो गया कम हो गया। तो जब भी क्या है झूले पे बैठी हुई लड़की क्या है अगर झूल रही है और अगर वो खड़ी हो जाती है तो ध्यान रखिए अब उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो शिफ्ट ऊपर की तरफ हो गया तो कम लेंथ हो गई, तो क्या है आवर्तकाल भी या टाइम पीरियड भी क्या है कम हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन पहले तो आंसर देख लो 10th का है ए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और पुट कर देता हूँ और वो समझा भी देता हूँ यहाँ पे। चलो, अगर वो लड़की बैठी है एक दूसरी लड़की उसके साथ आकर के और बैठ जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या रहेगा ऑलमोस्ट वही रहेगा, और आवर्तकाल क्या है उसी फॉर्म में रहेगा। तो वहाँ वेट बढ़ाने से नहीं हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब 10th का क्या ए आंसर है। अब हम लिख रहे हैं 11th, किसी पदार्थ का क्रांतिक ताप वह ताप है। देखिए किसी भी क्रिटिकल टेम्परेचर, किसी मैटर का क्रिटिकल टेम्परेचर है तो वो क्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिससे अधिक तापमान पर क्या गैसीय अवस्था में पदार्थ को कभी भी द्रवित नहीं किया जा सकता। यानी उस पदार्थ को क्या है गैस पोजिशन से क्या है उसको क्या है किसमें कन्वर्ट लिक्विड फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा बी रहेगा। आगे 12th का देखते हैं हमारे पास, चावल को पकाने में कहाँ पर समय लगता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने लास्ट वाले टेस्ट पेपर में क्या है मैंने आपको एक बात बताई थी, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का सीधा रिलेशन किससे होता है, प्रेशर से। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो उसमें हीट ज़्यादा मिलेगी, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसमें क्या उस जल में हीट कम रहेगी। सीधी भाषा में बता रहा हूँ आप लोगों को, जब भी क्लास में पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा इस बात को। तो देखिए जैसे जैसे हम क्या करते हैं प्लेन से हाइट की तरफ बढ़ते जाते हैं, सरफेस से क्या हाइट की तरफ, अब क्या है ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा, और अगर प्रेशर कम होता जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा तो पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था वो 80 तक उबलना शुरू हो जाएगा। अब इतने डिग्री पे उबलना शुरू हो जाएगा तो क्या है कम टेम्परेचर पे उबल रहा है तो इसमें हीट भी क्या होगी कम होगी। और क्या चावल को तो फिक्स हीट जितनी चाहिए उतनी मिलनी चाहिए, अब हीट उसको इतनी गेन करने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जितनी ऊंचाई पे जाते जाओगे आप उतना ही चावल के पकने में दिक्कतें होनी शुरू होती रहेगी। तो माउंट एवरेस्ट पे सबसे ज़्यादा
समय लगेगा। तो 12 का आंसर क्या है? डी है। 13 100 डेसिमल डीबी का शोर ये क्या निम्न में से किसके संगत में? देखिए जो क्या है साउंड को जो मेजर किया जाता है सोर्स वगैरह है तो उसको क्या डेसिबल में, ये क्या यूनिट है। और अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, जो कोई मशीन वाली फैक्ट्री वाली जो दुकानें वगैरह होती है ना, इनकी नॉइज होती है लगभग, कारखाने वगैरह की नॉइज होती है लगभग 100 से 110 यानी 110 डीबी तक। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। जो हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग लेते हैं, तो इसकी कितनी डीबी होती है? लगभग 10 डीबी। हम सांस लेते हैं ना इस प्रकार से, तो ये क्या 10 डीबी साउंड्स है। और अगर फुसफुसाहट से बात करें, इस प्रकार की जब हम बातें करते हैं तो ये क्या 20 से 30 डीबी क्या होती है इनकी साउंड है, जो इतने डेसिबल में होती है ये वाली। तो आंसर क्या रहेगा? 13 का डी रहेगा। 14 दो समतल दर्पण, दो प्लेन मिरर को 90 डिग्री के एंगल पर जोड़ करके रखा जाता है और एक मोमबत्ती जल रही है, तो दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो प्यारे बच्चों, जो दो प्लेन मिरर्स होते हैं उनके अगर दोनों को जोड़ने के बाद नंबर ऑफ क्या है, आपको क्या फाइंड करना है अगर वहाँ पर इमेज फाइंड करनी है, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है 360 अपॉन में थीटा माइनस थीटा, इतना सॉल्व करके उसमें से -1 कर दो। अब थीटा क्या है? जो दो मिरर जोड़े जाएंगे उनके बीच का एंगल है। तो अब देखिए हम यहाँ 90 डिग्री के एंगल पे दो मिरर को अटैच कर रहे हैं, तो एंगल कितना हो गया? 90। सबसे पहले 360 से 90 को डिवाइड करो, कितना आया? 4। उसमें से -1 करो, कितना आया? 3। तो आंसर कितना आया? 3 आया। यस या नो है ना? अगर यही होता है कि 60 डिग्री पे दो प्लेन मिरर को जोड़ा जाए, तो 60 पे जोड़ा जाए तो देखिए प्यारे बच्चों 360 अपॉन में 60 कितना आया? 6 और माइनस में क्या है? 1। तो इज इक्वल टू क्या आ गया? वहाँ पर देखा जाए इज इक्वल टू आ गया। तो अगर ऐसा देखा जाए तो इज इक्वल टू करने पर हमारे पास वहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये है फॉर्मूला। अब देखो आप डायग्राम में देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहे हैं जी यहाँ पर। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ आपसे इमेज पूछी गई है, तो इमेज देखेंगे तो मिरर में 3 बन रही है और फोर्थ क्या है? ऑब्जेक्ट खुद है। फोर्थ क्या ऑब्जेक्ट है? खुद है। तो आंसर क्या रहेगा? 3। इमेज कितनी बनेगी? 3 ही बनेगी। ऑब्जेक्ट के साथ कितने होंगे? 4 होंगे, क्योंकि खुद एक ऑब्जेक्ट है। तो आंसर कितना रहेगा? 14 का सी रहेगा। सॉरी, बी फॉर बॉल रहेगा। 14 का आंसर क्या रहेगा? बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में एसी एसी मुख्य है, जो क्या है मेन धारा, ये मुख्य धारा जो हमारे पास है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं कि आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारे यहाँ पर क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है वो क्या है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे, यानी 50 साइकिल पर सेकंड, प्लस में 220 वोल्ट यूज़ करते हैं हम लोग। कितनी है वोल्ट में पूछे, कितनी 220 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे इसको यूज़ किया जाता है भारत के अंदर। तो आंसर तो हो गया इसका बी। अब देखो क्या है, अमेरिका जैसे कंट्रीज हैं तो इनके अंदर क्या है 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे 110 वोल्ट यूज़ किया जाता है, यानी 110 वोल्टेज और क्या है 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वगैरह यूज़ किए जाते हैं। इनके पीछे क्या हिस्टोरिकल रीजन है, कोई किसी का नकल नहीं मारने के चक्कर में सबसे पहले अमेरिकन वगैरह इधर इन्होंने यूज़ करना शुरू किया था 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ में 110 वोल्ट, और कॉपर और एल्यूमिनियम वगैरह की वायर यूज़ किया करते थे। फिर क्या है ब्रिटिश ने क्या किया कि फिर इनके बीच में आनाबानी हो गई थोड़ा, इन्होंने सोचा कि हम फिर क्यों किसी की नकल मारें, हम अपना खुद का इन्वेंशन करेंगे। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने फिर 50 हर्ट्ज इन्होंने फ्रीक्वेंसी ले ली और क्या है 220 वोल्ट इन्होंने क्या है जो है वोल्टेज के रूप में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर लिया। तो ये इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, भारत में यूज़ की जाती है 50 क्या है हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 220 वोल्ट। 50 का बी है। 16 घरेलू जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायर है, ये हम कई बार कर चुके हैं, 2-3 बार आ चुका है। तो ये क्या पैरेलल कनेक्शन होते हैं घरों के अंदर। 16 का बी है। 17 एंड ट्राइटियम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रेशियो क्या है? तो ये क्या है, याद करो हमने क्या है हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के बारे में बात कर रहे थे एक दिन। तो हमने क्या वहाँ पर तीनों के तीनों आइसोटॉप्स देखे थे। तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि जो आप डायग्राम में देख रहे हैं जैसा कि, तो ये नीचे जो लिखा होता है, जो एच के जो नीचे लिखा हुआ है, ये क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है। ये क्या होता है एटॉमिक नंबर। और ये किसके इक्वल होता है कि जो क्या है न्यूक्लियस के अंदर यानी केंद्रक के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो प्रोटॉन की जितनी संख्या होगी एटॉमिक नंबर उतना ही होगा। और जो ऊपर लिखा है कॉर्नर पे, तो वो क्या होता है, वो होता है मास नंबर। वो क्या होता है मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या। तो वो क्या होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है, टोटल कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन यूज किए गए हैं उस पर डिपेंड करता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात कर लेते हैं हम लोग, न्यूट्रॉन की संख्या हम ऐसे ज्ञात कर लेते हैं कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को अगर आप बाहर निकाल देंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे न्यूट्रॉन आ जाएंगे। अब हम 1 बाय 1 सारी चीजें करते जा रहे हैं। अगर प्रोटॉन देखें तो प्रोटॉन पाओ में कितना एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो प्रोटॉन हो गया 1। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया 1, तो यानी 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। न्यूट्रॉन कितना, तो देखो उसका मास नंबर कितना है 3 और एटॉमिक नंबर कितना है 1, दोनों का डिफरेंस क्या कितना है 2। तो यानी इसके अंदर क्या है न्यूट्रॉन कितने हो गए 2 हो चुके हैं। तो आंसर क्या रहेगा इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 2। तो आंसर क्या रहेगा 17 का सी रहेगा, जैसे कि हम इमेज में देख ही पा रहे हैं। 18 नाइट्रोजन निम्न के गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो नाइट्रोजन किसके गर्म करने पर प्राप्त होता है, एक्चुअल में क्या है ये टाइपिंग मिस्टेक करते हैं, इसमें क्या है टाइपिंग मिस्टेक टाइप में कर दिया कुछ, अमोनिया क्लोराइड है और सोडियम नाइट्रेट है। एक में NiTr80 नाइट्रेट वाला था, नाइट्रेट वाला था, ये ऐसा लिखना था। तो आंसर इसमें ये मानो या बी मानो या दोनों ही गलत मानो। नाम बताता हूँ क्या, पूरा अमोनिया क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। ठीक है 18 का। 19 निम्नलिखित में से लुईस एसिड है क्या है। तो लुईस एसिड क्या है AlCl3, ये क्या लुईस एसिड है। और भी होता है BF3 वगैरह लुईस एसिड होते हैं। तो इसके बारे में क्या है आपको एक जो छोटी सी वीडियो बनेगी जिन छोटे छोटे पॉइंट्स लेकर के आऊंगा, तो वहाँ आपको लुईस एसिड के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। मैं नहीं कहता कि इसी वीक ले आऊंगा, हो सकता है नेक्स्ट वीक तक जाए वो चीज़। तो 19 आंसर क्या रहेगा सी रहेगा। 20 1 लीटर जल में
जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 लीटर जल में अगर देखा जाए अणुओं की संख्या, जो हम पीछे बात कर रहे थे, 1 लीटर जल है उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? ये बहुत अच्छे क्वेश्चन्स हैं और इनको हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं और फिर भी हमें कई बार नहीं पता होता है। हो सकता है आपको पता भी हो और कुछ लोगों को नहीं भी हो, और तो आगे से इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 20 का आंसर क्या है? B3.45 × 10 की पावर है 25 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है? अब हम बात करें 21, निम्न में सबसे हल्का कण कौन-सा है? लाइट वेट एटम कौन-सा है? तो लाइट वेट एटम क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे लाइट वेट एटम क्या है? इलेक्ट्रॉन होता है। आप इसका वेट, इन तीनों का वेट आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएँगे, ठीक है? 22, 180 ग्राम जल में कितने मोल जल के होंगे? यानी 180 ग्राम जो क्या है वाटर है, उसमें कितने नंबर ऑफ जो क्या वाटर के मोल होंगे, तो वो हमें बताना है। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 1 ग्राम मोल जो होता है जल का भार, 1 ग्राम मोल जल का भार होता है 18.016 ग्राम। अब ये क्या बता दिया सर आपने, अजीब-सा। अब देखो क्या है। अब हम बात करते हैं। अगर देखें तो H2O होता है, डबल हाइड्रोजन और सिंगल ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। उससे क्या बनता है? जल बनता है। तो अगर देखा जाए तो देखो प्यारे बच्चों, जो हमारे पास ऑक्सीजन का अणु है इसमें कितने हैं? जो क्या है 16 AMU होते हैं, और एक अणु जो हमारे पास क्या है ऑक्सीजन के अणु में कितने हैं? ऑक्सीजन का सिंगल अणु एक अणु में कितने होते हैं? 16 हमारे पास क्या है मॉलिक्यूल्स मान लो, 16 हमारे पास यहाँ पे क्या है AMU मान लो। AMU की फुल फॉर्म लास्ट टाइम बताई थी आप लोगों को। अब एक अणु हाइड्रोजन में कितने होते हैं? 1 AMU होता है। तो हाइड्रोजन कितने लगे हुए हैं? 2। ऑक्सीजन कितना लगा हुआ है? 1। एक हाइड्रोजन में 1, तो 2 हाइड्रोजन में 2, और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में 16, 16 प्लस में 2 18। तो 1 ग्राम मोल जल का भार क्या है? 18.016 के ग्राम के बराबर है। तो अब क्या है, अब हमें ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना है, 180 ग्राम जल में कितना है? तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 18 से, तो हमारा आंसर 22 का क्या, अगर हम डिवाइड करेंगे इसे क्या हमारे पास 180 ग्राम है, और अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 18 से, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा इसके अंदर, इसमें हमारा आ जाएगा 10 मोल्स। आंसर कितना है? 10 मोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 23 में। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी एंड सी जो क्या है वाटर सोल्यूबल जो क्या है विटामिन होता है, और बाकी सब क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल होते हैं। तो आंसर 23 का क्या आंसर रहेगा? 23 का आंसर रहेगा बी। आगे हमारे पास क्वेश्चन है 24। पॉलीथीन प्राप्त होता है, तो पॉलीथीन प्राप्त होता है, देखिए पॉलीमर्स होते हैं उसके द्वारा। तो एथिलीन के पॉलीमर पॉलीमर से या एथिलीन के बहुलीकरण के द्वारा क्या है पॉलीथीन प्राप्त होता है। 24 का आंसर रहेगा सी। अब हम बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज नॉट लेस देन 1। तो देखिए प्यारे बच्चों, आरक्यू के बारे में आपको एक दिन पहले भी बताया था और अब भी बता देता हूँ। जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, आरक्यू क्या होता है, या श्वसन गुणांक क्या होता है? ये होता है कि जो प्रोड्यूस की गई, ये किसका रेशो होता है? अगर इसका देखें तो ये किसका रेशो होता है? प्रोड्यूस की गई यानी उत्सर्जित की गई CO2 अपॉन में गेन की गई O2 यानी प्राप्त की गई ऑक्सीजन। यानी आरक्यू इज इक्वल टू होता है उत्सर्जित CO2 अपॉन में क्या होती है? प्राप्त O2। तो इसके आधार पर मैंने आपको उस दिन समझाया भी था कि अगर इक्वेशन देखें C6H12O6, इसमें 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन अगर क्या गेन किए जाएं, डाले जाएं, तो क्या मिलेगा? 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड क्या है 36 ATP ऊर्जा प्राप्त होगी। तो उत्सर्जित कितनी हुई यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड? 6 यूनिट, और गेन कितनी की थी? O2 हमने 6 यूनिट, 6 अपॉन में 6 कितना आ गया? 1। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है उसका, जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसका क्या होता है? आरक्यू लेस देन 1 नहीं होता, इसका एग्जैक्ट 1 होता है। आप कमेंट बॉक्स में आप प्रोटीन और फैट का क्या है नीचे बताएंगे कितना होता है। 26 बेसिस ऑफ लेमार्किज्म या लेमार्कवाद का आधार पर, तो उन्होंने ये की बात बताई थी कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स यानी उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इसके बारे में आपको शायद एक वीडियो 13 नंबर टेस्ट की, पता नहीं 14 नंबर टेस्ट की है, लेमार्कवाद और डार्विन सिद्धांत पूरा डिटेल में पढ़ाया था, तो एक बार वहाँ पर जाकर इसको रिकॉल करें। तो 26 नंबर का आंसर क्या है? डी है। 27 ये है कि क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, तो जो क्या है हरित लवक की झिल्ली होती है, तो ये क्या डबल लेयर्ड होती है, जैसे कि आप डायग्राम में या इमेज में देख पा रहे हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये झिल्ली क्या डबल मेम्ब्रेन है, देखो आपके सामने दिखाई दे रही है। तो इसको देखिए, तो ये क्या 27 का क्या आएगा? बी आएगा। 28 विच ऑफ द फ्लोइंग कार्नियल नर्व्स इन मेन इज द बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। यानी कार्नियल नर्व्स, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये क्या है 12 जोड़ी कार्नियल नर्व्स होती है, और ये क्या है ब्रेन में पाई जाती है। अब इसके साथ स्पाइनल नर्व्स की बात की जाए तो वो क्या मेरुतंत्रिका, तो वो क्या 31 नंबर ऑफ पेयर होती है, 31 जोड़ी होती है। तो कार्नियल नर्व्स कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। और सबसे लंबी कौन सी होती है? वैगस। सबसे लंबी कौन सी होती है? वो जो वैगस 10th नंबर की जो क्या है जो पेयर है वो सबसे लंबा होता है। तो अब यहाँ क्वेश्चन में देखा जाए तो ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी नर्व्स है कार्नियल में, ऐसी कौन सी है जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों की तरह काम करे, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों की तरह काम करे। तो ऐसे वाली है त्रिधारा यानी 28 का सी ऑप्शन। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ये, ऑप्शन के आधार पर ये है। और देखा जाए तो फेशियल जो है वो भी क्या है हमारे पास, बोथ है, सेंसरी भी है और क्या है मोटर भी है। अगर वेगस को देखा जाए तो सबसे लंबी जो नर्व्स क्या है कार्नियल नर्व्स है वो भी क्या है, दोनों है, सेंसरी भी है और मोटर है दोनों। तो ये इसका आंसर क्या रहेगा 28 का सी। अब थोड़ा सा ये बताता हूँ सेंसरी क्या होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, सेंसरी जो क्या है हमारे सेंसरी ऑर्गन से कोई मैसेज ब्रेन तक लेकर के जाते हैं जो, तो वो क्या कहलाते हैं? जो सेंसरी हमारे क्या है सेंसरी ऑर्गन्स, यानी 70 वाले जैसे स्किन है,
सेंसिटिविटी नजर आती है, नोज है, ठीक है, टंग है, आइज है, ये सेंसरी ऑर्गन्स है। इनसे कोई भी मैसेज ब्रेन तक लेकर के जाना है सेंसरी ऑर्गन्स है, और वहां से उसका रिप्लाई लेकर के आना वो कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, 28 का क्या है, सी है। 29, लाइकेन एक अच्छे सूचक है। लाइकेन इंडिकेटर है किस चीज के, तो लाइकेन एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर है। एयर पोल्यूशन होता है तो लाइकेन की संख्या घटती जाती है, इससे पता चलता है कि एयर पोल्यूशन बढ़ चुका है। तो 29 का आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप सेल्स टू रिजर्व फूड एंड स्पंजेस, इनमें से कौन से प्रकार की जो कोशिका है जो क्या स्पंज में भोजन का संचय करती है, तो 30 का आंसर रहेगा डी, थिसोसाइट्स। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये सब थिसोसाइट्स हैं, तो थिसोसाइट्स क्या करती है, भोजन को स्टोर करती है स्पंज में। 31, ये देखना है कि इन विच फ्लोविंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस द जेमा, तो इनमें से किस में अलैंगिक प्रजनन जेमा द्वारा होता है, तो जेमा द्वारा अलैंगिक प्रजनन जो है वो हम क्या इसके अंदर है, वो होता है मार्केंशिया के द्वारा। तो आंसर क्या रहेगा, 31 का बी आंसर रहेगा। तो 31 का क्या रहेगा, बी आंसर रहेगा। आगे हम बात कर रहे हैं 32, वी शेप क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स आर, यानी वी आकार के क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो मेटासेंट्रिक, तो आंसर बता 32 का क्या, मेटासेंट्रिक है। इमेज में भी देखो, तो देखो मेटासेंट्रिक गुणसूत्र है ना, एक्चुअल में एक्स आकार के होते हैं। परंतु ये क्या, जब एनाफेज में क्या होता है, जब एनाफेज के दौरान है, आप लोग यहाँ देख रहे हैं एनाफेज के दौरान है, तो ये क्या क्रोमोसोम्स क्या दो पार्ट में बढ़ के सेंटर्स क्या है, वहां पर कॉर्नर्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, यानी ध्रुवों के पोल्स की तरफ जा रहे हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो मेटासेंट्रिक है वो क्या है, यहाँ पर आपको वी आकार में, वो भी कैसा वी आकार, उल्टे वी, ठीक है, ये उल्टा भी होता है, ऊपर वाला उल्टा, नीचे वाला उल्टे के आकार में। तो ये क्या मेटासेंट्रिक आपको कैसे आकार में नजर आ रहा है इमेज में, वी शेप में आ रहा है। तो अब दूसरा और देखिए, सब और चीजें देख लीजिए, सब जो मेटासेंट्रिक है या एक्रोसेंट्रिक है, ये आपको कैसा नजर आ रहा है, तो इनको देखिए एल शेप में नजर आ रहा है। इसको थोड़ा सीधा करोगे इमेज को तो आपको कैसा नजर आएगा, एल शेप में, इसे बोलते हैं एल शेप बोला जाता है इसे, ठीक है, कई बार जे शेप भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, परंतु क्या ये एल शेप है। और एक टीलोसेंट्रिक होता है, जो देखो लास्ट में जो हम देख रहे हैं टीलोसेंट्रिक, तो वो कैसा है, आई शेप में, देखो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ, तो वो कैसा है, आई शेप में। मेटासेंट्रिक वी के आकार में लिखा है, ये क्या है, एल के आकार में। एल कैसे, एक डंडी देखो लंबी है और एक देखो छोटी है, तो ये क्या एल के आकार के बन गए। तो 32 का आंसर क्या आएगा, ए आएगा अपने पास। 33 अब हम आते हैं 33 में, इन विच ऑफ द फ्लोइंग पेरिस्टोम्स टीथ इज मेनली फाउंड, तो ये इस प्रकार जो क्या है, निम्न में से किस में मुख्यतः परिमुख दांत पाए जाते हैं, तो 33 का आंसर है सी, मोसिस के अंदर। 34, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज, इकोसिस्टम में जो क्या प्रमुख ऊर्जा का स्रोत क्या है, सनलाइट है, सौर ऊर्जा है, इसी से इकोसिस्टम चलता है। 34 का आंसर क्या है, ये है। 35, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एक्वाटिक स्पीसीज, निम्न में कौन सा एक जलीय जाति है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इनमें जो 35 है इसका आंसर क्या है, डी है। इसका आंसर क्या है, जो कि डी एरिक्सिया फ्लूटेनस जो क्या है, ये क्या चलिए जाती है, 35 का डी। 36, बैक्टीरिया जो क्या जीवाणु जिसमें एक सिरे पर गुच्छे में कसाब यानी फ्लैजिला होते हैं कहलाते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं जिसके एक सिरे पे अगर क्या कसाब फ्लैजिला क्या है, इस प्रकार से रोम गट्टे से रोम टाइप में लगे होते हैं, रोम टाइप में लगे होते हैं, बाल से उगे होते हैं, तो वो होता है लोफोट्राइकस। वो क्या होता है, लोफोट्राइकस। 36 का ए, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इसके देखो एक ही तरफ है। अब अगर हम देखें एम्फीट्राइकस का क्या है, इसमें देखो क्या है, एक इधर की तरफ है, एक इधर की तरफ है। और अगर हम देखें कि यहाँ पर क्या है, सिफिलोट्राइकस क्या है, इसमें एक तरफ में क्या है, थोड़े से बाल से ज़्यादा नजर आ रहे हैं। और लास्ट हमारे पास देखें कि हमारे पास पोलीट्राइकस क्या है, तो इसमें देखते हैं तो इसकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर क्या है, रोम या बाल टाइप के हैं, ये फ्लैंजिला। परंतु हमसे क्या पूछा गया है, एक तरफ गुच्छे के आकार में, तो इसका 36 का आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। 37, हाइड्रा के 10 कोशिका से निकलने वाला विषैला द्रव क्या होता है, तो 37 उसे बोलते हैं हाइपोटॉक्सिन बोला जाता है। 37 का आंसर क्या है, ए है। 38, कि ये है कि द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स फ्रॉम द वेपर इज कॉल्ड, क्या है, वेपर की फॉर्म में जो प्लांट क्या है, पानी को क्या है जो रिलीज करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलता है। 38 का क्या आंसर रहेगा, 38 का रहेगा सी। 39, नेम ऑफ द ग्लैंड दैट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो क्या है, और इस वो कौन सी ग्रंथि है जो दूसरी ग्रंथियों को भी क्या कंट्रोल करती है, तो इसका आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड। और प्यारे बच्चों यहाँ दो चार चीजें और बताता हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या है बोला जाता है, द मास्टर ग्लैंड, और द मास्टर ऑफ द मास्टर बोला जाता है हाइपोथैलेमस को। मास्टर ग्लैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत सारी ग्रंथियों पे क्या है, कंट्रोल रखती है, ठीक है, बहुत सारी ग्रंथियों और उनके हार्मोन्स पे कंट्रोल रखती है, और इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अब इस पे कंट्रोल क्या है, हाइपोथैलेमस के क्या है, एंजाइम्स वगैरह और हार्मोन्स वगैरह रखते हैं, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स इस पे कंट्रोल रखते हैं, इसलिए हाइपोथैलेमस को द मास्टर ऑफ द मास्टर कहा जाता है। अब ये पूछिए कि द स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो प्यारे बच्चों, मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है वो होती है पीनियल ग्लैंड। अब बहुत सारी किताबों में आप पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे, उसको काट देना, वो क्या है, पुराने टाइम में चलता है क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन हुआ करते थे, उनमें से पीनियल ग्लैंड हुआ नहीं करता था, यही चारों ग्लैंड लिख दी, इनमें आंसर आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड, 5-6 बार रिपीट हुआ, वन लाइनर वाले कॉपी वाले ने उठा करके छाप दिया वही। परंतु मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है द स्मॉलेस्ट ग्लैंड पूछे तो पीनियल ग्लैंड, और सेकंड स्मॉलेस्ट पूछे तो पिट्यूटरी ग्लैंड। 39 का आंसर क्या है, डी है। 40, हमारे शरीर में कौन सी कोशिका प्राय मानव शरीर का सैनिक कहलाती है, तो मानव शरीर में सैनिक का काम तो एक ही करती है यहाँ पर, WBC, तो आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा, इसका आंसर रहेगा डी। आगे हम बात करते हैं 41, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आई कैन बी कंट्रोल एंड रेगुलेट बाय, देखिए आंख में क्या है, प्रकाश लाइट जो क्या है अधिक
जानने से रोकने का जो कार्य करता है वो करता है प्यूपिल, वो करता है प्यूपिल या आइरिस, जो किसे क्या जो क्या पुतली जो बोला था ना, पुतली जो है, ठीक है, आइरिस करता है। 30 क्या है यहाँ पर है, आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा 41 का। आगे 42 की बात कर रहे हैं। इनमें देखा जाए निम्नलिखित में किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। सोयाबीन में कितनी प्रोटीन की मात्रा होती है, 100 ग्राम सोयाबीन में 16.6 ग्राम प्रोटीन होता है, 3 ग्राम शुगर होता है, 6 ग्राम फाइबर होता है, 9 ग्राम फैट होता है। तो इनमें सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा है, जो क्या सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा होती है, ठीक है। 42 का आंसर क्या है, सी है। 43 विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कम्युनिकेबल डिजीज, तो ये कौन सी है, क्या है, यानी संक्रमण से एक दूसरे के टच में आकर फैलने वाली, तो ये क्या है, मीजल्स। जो वायरल डिजीज होती जाती है ये कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जैसे कोरोना वायरस है, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज है। स्वाइन फ्लू आया था, वो भी कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। मॉन्की पॉक्स वायरस है, ये सभी क्या होती है, ये क्या फैलने वाली होती है संक्रमण से। तो 43 का क्या है, सी है। 43 का क्या है, सी है। और इसमें मीजल में क्या होता है, खसरे में क्या होता है, बुखार होना शुरू हो जाता है, कफ आना शुरू हो जाता है, नाक बहना शुरू हो जाती है, तो इसके सिम्टम्स हैं। तो 43 का क्या है, सी है। वायरस वाली वीडियो में पढ़ेंगे, चिंता न करें पार्ट में, अगर आपका सहयोग रहा तो। 43 का आंसर क्या है, सी है। 44 उभयचरों के अध्ययन को क्या कहते हैं, देखिए 44 में देखा जाए तो उभयचर जो है उनके अध्ययन को बोला जाता है। देखो हिंदी में सब साफ और स्पष्ट नजर आ रहा है हिंदी वालों को, तो क्या है, हर्पेटोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। उभयचर हमारे जलस्तर जो क्या होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, हर्पेटोलॉजी। अब देखो बहुत सारी चीज़ों में आपको नजर आ रहा है, बी ऑप्शन अगर हम देखें इथोलॉजी, तो ये क्या, साइंस ऑफ एनिमल बिहेवियर, इसे क्या बोलते हैं, साइंस ऑफ एनिमल बिहेवियर जो होता है, स्टडी क्या इथोलॉजी बोला जाता है। मेमनोलॉजी की बात करी जाए तो ये तो मैमल्स के बारे में क्या है, मैमल्स के बारे में, क्योंकि स्टडी ऑफ मैमल्स होती है, तो साइंस डील करती है क्या, विद स्टडी ऑफ मैमल्स, तो ये होती है। और मॉर्फोलॉजी क्या है, ये तो आकृति होती है, जैसे प्लांट मॉर्फोलॉजी में देखा जाए तो क्या है, फ्लावर है, लीफ है, स्टेम है, तना पत्ती, ये सब मॉर्फोलॉजी की आकृति बताते हैं। तो ये 44 का आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। 45 जो माइक्रोस्कोप के माध्यम से, एक माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखे जाने वाली कोशिका ऊतकों को अंगों के माइक्रोटोनियम कहते हैं, इनको कहते हैं। जो टिश्यूज वगैरह देखते हैं, सेल वगैरह देखते हैं, इसे क्या है, इनको एक माइक्रोस्कोप, तो हिस्टोलॉजी कहते हैं। 45 का आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, हिस्टोलॉजी रहेगा, ऊतक विज्ञान। और दूसरे भी आप लोगों को यहाँ साफ स्पष्ट ऑप्शन से नजर आ रहे होंगे कि एक मत्स्य विज्ञान है, कीट एंटोनोमोलॉजी क्या है, कीट विज्ञान है, ठीक है। पैलेओन्टोलॉजी क्या है, जीवाश्म विज्ञान है, तो ये क्या है, इनके बारे में इनको कहते हैं। तो आंसर क्या रहेगा इसका, बी रहेगा। आगे हम देखें तो 46 है। 46 में इनमें से विल्सन डिजीज होती है, उसके क्या कौन सा लक्षण नहीं है। देखिए इसमें ए बी सी डी ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। जो नाइट ब्लाइंडनेस है तो अपने आप में एक अलग डिजीज है, तो आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। आगे हम बात कर रहे हैं 47 में, बैरिएट्रिक सर्जरी किस व्यक्ति के खालिस्तान परिवर्तन लाती है। तो देखिए बैरिएट्रिक सर्जरी से व्यक्ति के डाइजेशन सिस्टम में चेंज होता है। कैसे, सबसे पहले बैरिएट्रिक सर्जरी होती क्या है, क्या होता है, गैस्ट्रिक बाईपास किया जाता है इसमें। और क्या इसके पीछे कारण क्या होता है, इसके पीछे मेन मुद्दा एक ये वजन लॉस, यानी क्या है, वेट लॉस सर्जरी टाइप की होती है। इसमें गैस्ट्रिक को क्या बाईपास किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, इन सब चीज़ों के कलेक्टिंग, इन चीज़ों के क्या है, इन सब चीज़ों के क्या है, चीज़ों को मिला करके एक नाम दे दिया, बैरिएट्रिक सर्जरी नाम दे दिया गया, ठीक है। और ये क्या होता है, ज़्यादातर क्या है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, और क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर है, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए से काम किए जाते हैं। तो 47 का आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में परिवर्तन आता है। 48 किसी पोषक तत्व की कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन ए की कमी से क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। 49 क्या है, फीमेल जो क्या है, यहाँ पर फीमेल फ्लावर की बात की जाए, किस भाग में निषेचन होता है, तो ओवरी के अंदर होता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ओवरी उसके अंदर क्या है, निषेचन होता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। 50 नाइट ब्लाइंडनेस कोज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, किस विटामिन की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस है, विटामिन ए। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ऑप्शन क्या है इसका, डी है। 50 का आंसर क्या है, डी। 51 the phrase survival of the fittest is the describing the mechanism of natural selection was coined by, तो ये किसने बताया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये किसने बताया, एक दिन मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताई थी ये बात, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, हर्बर्ट क्या है, स्पेंसर ने बताया। तो इसका 51 का आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। उस दिन मैंने आपको डार्विन के बारे में, इन सब के बारे में बताया था, और मैंने आपको अगर सही से पढ़ा है किसी ने, तो उस दिन मैंने आपको ये भी बताया था कि साइंस में इसे क्या बोलते हैं, सॉरी संस्कृत में इसे क्या बोला जाता है। तो याद करें आप अच्छे से, मैंने बताया था संस्कृत में इसे ये बोला जाता है, भगवान भी किसे किसे दोष देता है, किसे दुख देता है, किसे क्या है, कमजोर करता है, किसे धोखा देता है, तो वो आप बताएंगे। तो अगर आपने वो पढ़ा है, मैंने बड़ी डिटेल में बताया था कि संस्कृत में इसे ये बोला जाता है, ठीक है। तो धन्यवाद, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। पेपर में 50 क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा हो गया होगा एनालिसिस, तो धन्यवाद।